हेलो हूँ। जैसे 2 लीटर पानी हर सेकंड आ रहा था, तो 2 लीटर पानी हर सेकंड बाहर भी जा रहा था। ठीक उसी तरह अगर 10 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड अंदर जा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड बाहर भी जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बीच में पैदा तो नहीं हो सकते, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड इलेक्ट्रॉन्स गायब भी नहीं हो सकते। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, आई विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज चेंजिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करना, या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की कहलाती है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, राइट, तो रो तो नहीं बदलेगा उसका, ये रो तो नहीं बदलेगा, क्योंकि रो तो रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। एंड अगर स्ट्रेच किया जा रहा है तो वी भी नहीं बदलेगा, राइट। इसका मतलब इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होगा लेंथ के साथ, वो स्क्वायर रिलेशन आपको दिख रहा है। तो ये आप याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस लेंथ पे एंड एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई वायर है, आप उसको काट दो, बन गिर गया, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस, आपके पास कोई वायर है, आपने उसको बीच से काट दिया, तो बीच से काटने से उसका लेंथ बदल जाएगा, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। या अगर आपके पास कोई वायर है, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या होगा, आपकी लेंथ बदल जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने स्ट्रेच किया है, राइट। तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टेंस इस केस में भी आपका बदलेगा, एंड हम निकालेंगे कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर के केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको अभी तक कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली है। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। अब समझो सब आसान भाषा। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। हे गाइस, मैं हूं शिवम पटेल एंड वेलकम अगेन टू माय क्लास। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दैट इज द मेन टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। एंड उसके अलावा भी उससे रिलेटेड हम कुछ चीजें देखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो आई होप आपको जो भी डाउट होंगे, आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे देखते रहेंगे, ठीक है। सो आई एम वाचिंग योर कमेंट्स, जिसको जो भी डाउट हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक टॉपिक मुझे आपको बताना है, तो इसलिए मैं लास्ट टॉपिक में आपको थोड़ा सा हल्का सा घुसा देता हूँ फिर से, राइट। तो देखिए, लास्ट टॉपिक जो था हमारा, वो था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताते रहिए यार, आप लोगों ने सब कुछ समझा था या नहीं समझा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती थी, वो एवरेज वेलोसिटी, जिससे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, लाइक जैसे कोई भी वायर है, आपने वायर में बैटरी लगा दी, राइट, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, क्या होगा, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, देखेंगे हम कैसे लगाया जाता है ये सारा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ये वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमने लास्ट क्लास में निकाला था। अगर आपने नहीं देखा था, तो प्लीज आप पिछला वीडियो देखिए और अच्छे से इस डेरिवेशन को तो समझ लीजिए, ठीक है। तो जो रिलेशन हमारे पास निकल के आया था, वो देखिए आपको दिख रहा होगा, वो था I इज इक्वल टू NeAV ड्रिफ्ट, वेयर N क्या था? N था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो डिपेंड करेगा आपका वायर पे, कि वायर भाई आपका कॉपर का है या आयरन का है, किसी और चीज का अगर वायर है, तो हर वायर के लिए, हर मटेरियल के लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग रहेगी, राइट। ई था हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड वी हमारा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, ये रिलेशन हमारे पास आया है, आप इसको याद रखिए। अब मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि था करंट फ्रॉम अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, राइट। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, राइट, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो ऐसा नहीं कि पूरे में ए एरिया है उसका उसका आप कौन कौन पहले बात तो देख रहा है, मुझे आप यहाँ पे बताते रहिए कमेंट में, राइट। सो एक मैं यहाँ पे वायर बनाता हूँ जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, है ना। हमें यहाँ पे देखना है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक वायर का एक पोर्शन है, कुछ वायर मैं ऐसा सा बना देता हूँ, चलो, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो वायर है इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया लेट्स से A1 है, राइट, एंड इधर जो इसका क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया, ये एरिया A2 है, राइट। तो करंट की मैं यहाँ पे जो हमने रिलेशन निकाला था I इज इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि किस जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, क्या वो कहीं पे ज्यादा होगी इस केस में, या कहीं पे कम होगी, या सेम रहेगी हर जगह, क्या करंट हर जगह सेम रहेगा, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि करंट हर जगह सेम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये समझ गए तो उसके बाद फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना इजी हो जाएगा, राइट। तो अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा करें कि इसको आप चार्ज मत माने कि चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा सपोज कर लीजिए आप कि ये चार्ज नहीं है, क्या है, पानी मूव कर रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक वाटर पाइप बना देता हूँ, लेट्स से नीचे ये वाला मेरा वाटर पाइप है, राइट। देखिए ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, लेट्स से, और यहाँ से लेट्स से कि यहाँ पे V1 वॉल्यूम अंदर जा रहा है हर सेकेंड, ठीक है, पानी है और हर सेकंड V1 वॉल्यूम, या मान लेते हैं कैपिटल V वॉल्यूम अंदर जा रहा है, राइट। अब एक बात बताओ, जितना पानी हर सेकंड अंदर जा रहा है वो अंदर जाके कहीं स्टोर तो हो नहीं सकता, देयर इज नो प्लेस फॉर द वाटर टू गेट स्टोर्ड इन दिस पाइप। सो मतलब जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर निकलेगा भी, राइट। सो अगर V वॉल्यूम अंदर जा रहा है तो V वॉल्यूम बाहर भी जाएगा हर सेकंड। ये बात क्लियर है कि नहीं? दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। नया मास तो आप क्रिएट नहीं कर सकते, या मास कहीं से गायब तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जितना पानी अंदर गया था, अगर 2 लीटर गया था 1 सेकंड में अंदर, तो 2 लीटर बाहर भी आ रहा होगा। ये क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? इतने कोई किसी को परेशानी नहीं। सिमिलरली देखिए, अब आप करंट के केस में आइए। करंट में क्या फ्लो होता है? करंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, राइट। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम टॉकिंग अबाउट वायर, सॉलिड वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो मान लेते हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम में 10 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक, इधर से इधर, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर एंटर कर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी जा रहे होंगे, राइट। और अगर ये सब मान लेते हैं कि 1 सेकंड में हो रहा है, तो इसका क्या मतलब कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा होगा। ये आप समझे कि नहीं समझे, राइट? ये समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? करंट सेम रहेगा। देखिए फिर से मैं एक बार बताता हूं, जैसे 2 लीटर पानी हर सेकंड आ रहा था, तो 2 लीटर पानी हर सेकंड बाहर भी जा रहा था। ठीक उसी तरह अगर 10 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड अंदर जा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड बाहर भी जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बीच में पैदा तो नहीं हो सकते, है ना? इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड इलेक्ट्रॉन्स गायब भी नहीं हो सकते। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं कि आई विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज चेंजिंग, करंट नहीं बदलेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर अब मैं आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूँ। जो चीजें हमारे काम की नहीं है उन्हें इरेज कर देता हूँ, राइट। ओके ओके ओके, अब ये इरेज तो सेव हो गई है, तो अब ये इरेज नहीं हो सकती। नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक न्यू स्लाइड में आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, राइट। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज होता है, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक बना देता हूँ वायर, कुछ इस तरीके की वायर है हमारी, ठीक। मान लेते हैं अब हमने इतना तो समझ लिया है कि करंट सेम रहेगा, राइट। तो करंट आई इज कमिंग एंड करंट आई इज गोइंग। मान A1 है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है ना। तो रिलेशन जो था हमारा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट। तो देखिए I तो कांस्टेंट है, अभी अभी हमने देखा I कांस्टेंट है। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो बताइए एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा? देखिए n हमारा कांस्टेंट है, e हमारा कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या बेटर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं, मान लेता हूं मैं वेलोसिटीज मार्क कर देता हूं कि जब पानी पानी नहीं, जब चार्ज हमारा एंटर कर रहा था, तो लेट्स से यहाँ पे उसकी स्पीड v1 थी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी थी v1 यहाँ पे, एंड जब आपका चार्ज जा रहा था, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो यहाँ पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2 थी। सो इस रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि एज a2 इज लेस देन a1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1। किसी को कोई परेशानी यहाँ पे? आप जल्दी से मुझे बताइए, कोई परेशानी है क्या किसी को? आप इसको इस तरीके से भी देखिए, सपोज करते हैं एक बड़ा सा रूम है, हॉलवे है, और पास में एक एंड पे गैलरी है, एक डोर है, राइट। 100 बच्चे इधर भीड़ आ रही है और उसको उस गैलरी से निकलना है, पतली सी गैलरी से। तो ऑब्वियसली वो हॉल में धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन उन्हें गैलरी में काफी तेजी से चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो बाहर निकल सके।
समझ आ रहा है ना आपको? या तो ये रिलेशन हमने अब क्लियर हो गया है। अब बात स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर की। ओके ओके थैंक यू। देखिए, मुझे कमेंट करके बताते रहिए आपको कोई डाउट तो नहीं। जब भी कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएं। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक था वो था रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, राइट? तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, राइट? जैसे रेजिस्ट करना का क्या मतलब समझते हैं आप? अपोज करना। जब कोई चीज किसी चीज को अपोज करती है तो हम बोलते हैं वो उसको रेजिस्ट कर रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करना, या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की कहलाती है रेजिस्टेंस। ठीक है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चों के लिए इजी रहेगा थोड़ा, राइट? तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा कंडक्टर ले आए जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। आइडियली रेजिस्टेंस हर चीज में होना ही होना है। अगर आप नॉर्मली कंडीशन में देखें तो रेजिस्टेंस आप जीरो नहीं कर सकते, जिस तरीके से आप फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते, राइट? चलिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of charge। ठीक है, चलिए सब बात करते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अलग अलग वायर लिए गए, अलग अलग मटेरियल के लिए गए, अलग अलग लेंथ, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड फिर उन सबसे जो रिजल्ट आया, राइट, वो किस चीज पे डिपेंड किया? जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आप खुद सोच के देखिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉपर की वायर है, ये वायर, ठीक, जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। मैंने फिर एक और कॉपर की वायर ली जिसकी लेंथ कुछ बड़ी है, ये L डैश है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए? सिंपल से ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि देखिए, अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से भी हमें यही मिला कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट थिंग व्हिच वी गॉट इन एक्सपेरिमेंट्स वाज दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पे मैं एक वायर बना देता हूँ जिसकी लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला वो है A। ठीक है, सो एक चीज जो हमें समझ आई वो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलिए, अब दो वायर और बनाता हूं मैं, राइट, इनकी मैं लेंथ सेम रखूंगा। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वायर हमारी है ये वाली, ठीक, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, लेंथ L है। दूसरा वायर मैंने बनाया ये, ठीक, इसका भी लेंथ सेम है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो 2 टाइम्स था, डबल था, राइट? तो इस केस में अब हमें बताना है कि बताओ किसमें आपको क्या लगता है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ग्रीष्मा बताइए, जिसका ज्यादा एरिया है, क्यों ऐसा होगा? क्यों होगा? ये रीजन है, ये आपको जाना है। जावेद हुसैन, यस, वेलकम टू माय क्लास। तो यार एक बात सोच के देखो कि एक कॉरिडोर है, ठीक है, ये दो अलग अलग गैलरीज हैं या कॉरिडोर है, आप कुछ भी समझे। यस जावेद, वेलकम, ठीक है, और आपको 50 इलेक्ट्रॉन्स पास कराने हैं, या मैं बोलूं 50 लोगों को पास करना है इस गैलरी से 1 सेकंड में, ठीक। तो ये वाला जो आपका गैलरी है इसमें एरिया कम है, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाने में टाइम लगेगा, यहाँ पे मुश्किल होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को पास करने में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, वो ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे। लेकिन अगर वही बोलो कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पास किया जाए नीचे वाले से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो ये बड़ा रूम है, बड़ी गैलरी है, आप आराम से यहाँ से पास कर पाओगे। तो क्या लगता है आप? तो यहाँ से आप ये वाली चीजें को इस तरीके से समझ के आप क्या बता सकते हैं कि भाई देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ये आपको समझ आया कि नहीं हुआ? नहीं आया? क्योंकि कोलिजन्स कम होंगे ना। समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए मुझे। जावेद, दीपांशु, ग्रीष्मा, ये क्लियर है या नहीं है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो फिर मैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट लिखूंगा ना, प्लीज टेल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, राइट? इन दोनों चीजों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं कंबाइन करके? देखिए, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A लिखा जा सकता है इसको, राइट? तो चलिए मैं इसको जल्दी से R इज इक्वल टू L बाई A लिख देता हूं विद दिस ब्लैक इंक।
R is proportional to L by A। कैसे लिखा, बस इन दोनों चीजों को हमने कर दिया है कंबाइन। ठीक है, अब देखिए जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, राइट, ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, ये समझने की पहले मैं आपको समझने के लिए एक एग्जांपल बताऊं। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास दो वायर्स हैं, राइट, एक वायर है लेंथ L का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेकिन वो आयरन का है, आयरन से बना हुआ है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मान लेता हूँ कि मेरे पास ये वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेकिन ये आयरन से बना हुआ है। Cool। दूसरा वायर है मेरे पास, सेम डायमेंशंस, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेकिन ये कॉपर से बना हुआ है। तो बताओ दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्या? दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम नहीं रहेगा, भाई मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है ना, है कि नहीं? सो इससे हमें ये पता लगता है कि अभी तक तो हमने बस ये देखा कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा किस पे और डिपेंड करता है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से हटाते हैं तो जो हमारे पास कांस्टेंट आता है वो होता है रो, वो कहलाता है रो, जिसको हम डिफाइन करेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में। एंड ये जो रो है, ये जो रो है, राइट, ये डिपेंड करता है ओनली ऑन द मटेरियल, ये ध्यान रखना है आप। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मैं बाकी चीजें यहाँ पे इरेज करता हूँ जिससे मैं डेफिनेशंस थोड़ी यहाँ पे लिख पाऊँ, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जल्दी से बता दें, ठीक है, जिससे मैं आगे बढ़ने से पहले आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ये सब इरेज करके यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। ओके, चलिए, सो व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर एंड दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। ये लिखना सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखता हूँ that this rho is resistivity, first thing, and this resistivity depends only on the material। वैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, जो कि हम आगे अभी देखेंगे, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। हालांकि टेम्परेचर में कैसे वेरी करता है उसको आपको इतना डिटेल में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये क्लियर है रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो तो आप समझ गए कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये बातें क्लियर है। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, ठीक है। ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट ओम थे उनके नाम पे ये हमारी यूनिट दी गई है। यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ओम का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा हेलमेट जैसा है, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, क्लियर है। सो अगर हमें ओम की मतलब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पता है तो क्या कोई मुझे यहाँ पे रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बता सकता है? देखिए ये रेजिस्टिविटी यहाँ पे है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालनी है, बताइए कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू आर ए बाई एल, राइट। देखिए आर क्या है? रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट है ओम। एरिया इज ऑब्वियसली एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ एम। ये एम इस एम को मारेगा तो आपको रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या मिल रही है? ओम मीटर। सो ये आप याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस लेंथ पे एंड एरिया पे डिपेंड करेगा लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई वायर है आप उसको काट दो, गिर गया, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस आपके पास कोई वायर है आपने उसको बीच से काट दिया तो बीच से काटने से उसका लेंथ बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। या अगर आपके पास कोई वायर है आपने उसको स्ट्रेच कर दिया तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या होगा? आपकी लेंथ बदल जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने स्ट्रेच किया है, राइट। तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेंगे लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस इस केस में भी आपका बदलेगा। एंड हम निकालेंगे कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर के केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको अभी तक कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली है जब तक मटेरियल नहीं बदलता, ठीक है। चलिए वेरी गुड। सो अब एक बार रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, राइट। कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आप इस फॉर्मूला से ही डिफाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इफ ध्यान से देखिए, अगर लेंथ में 1 यूनिट ले लूं, ठीक है, एंड एरिया भी मैं 1 यूनिट ले लूं तो मेरा रेजिस्टेंस रो के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेरी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ रेजिस्टिविटी को, देखिए कैसे, कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखिए रेजिस्टिविटी, समझ आया या नहीं आया बताइए? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल
can be defined as. Good afternoon, Manoj Kumar. Resistivity of a material can be defined as the resistance of a wire of unit length and unit area of cross section. ये आप सभी लोगों को समझ आया या नहीं आया, इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, समझ आ गया सबको? Yeah. तो हमने सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज किया है। देखिए, जब लेंथ 1 यूनिट हो जाएगा, लेट्स से 1 मीटर भी आप बोल सकते हैं, एंड एरिया आपका लेट्स से 1 मीटर स्क्वायर हो गया, उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम, एंड वो रेजिस्टिविटी के इक्वल आ रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1 ओम नहीं होगा, राइट? सॉरी फॉर दैट, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास दो वायर्स हैं, राइट? उन दोनों वायर्स के साथ क्या क्या चीजें गिवन है? द रेजिस्टिविटीज, द लेंथ एंड द रेडियस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 3:5 एंड 2:7। देन द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। मतलब दो वायर है, उनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो है 2:3, राइट? उनकी लेंथ का रेशियो है 3:5 एंड उनके एरिया और उनके रेडियस का जो रेशियो है वो है 2:7। ठीक है, हमें बताना है कि उनके रेजिस्टेंस का क्या रेशियो होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि भाई एक वायर है, ये यहाँ पे मैं वायर बना देता हूँ, ठीक? ये हमारी फर्स्ट वायर है, ठीक है? मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है, एरिया नहीं गिवन है ना, तो रेडियस R1 है एंड रेजिस्टिविटी इसकी है ρ1 एंड टोटल रेजिस्टेंस है इसका R। ठीक है, दूसरी वायर बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी दूसरी वायर है उसका लेट्स से लेंथ हमारी L2 है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरी वायर बना देता हूँ जिसकी लेंथ L2 है, टोटल रेजिस्टेंस R2 है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी ρ2 है एंड रेडियस जो है इसका वो है R2। ठीक है, स्मॉल r2। अब क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। क्या क्या चीजें गिवन है देखिए, तो यहाँ पे मुझे गिवन है रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटीज, मतलब ρ1 बाई ρ2 गिवन है, कितना है? 2/3। क्लियर? फिर गिवन है रेशियो ऑफ लेंथ, मतलब L1 बाई L2, ये कितना है? 3/5। एंड देन गिवन है हमारे पास रेशियो ऑफ रेडियसेस, R1 स्मॉल r1 बाई स्मॉल r2, ये है हमारा 2/7। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमें बताना है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? सो देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे होता है, उस फॉर्मूला से ही सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही लिख दीजिए। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो R1 होगा वो कितना होगा? देखिए, वो होगा ρ1 L1 बाई A1, राइट? ए क्या है? A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई R1 स्क्वायर, वही होता है सर्कल का एरिया, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ρ1 L1 बाई पाई R1 स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी यहाँ पे है कि नहीं? जल्दी से बताओ। सिमिलरली मैं रेजिस्टेंस 2, सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस है, वहां पे मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? देखिए, मैं रेजिस्टेंस 2 लिख सकता हूँ, क्या? ρ2 L2 बाई A2, एंड A2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? पाई R2 स्क्वायर। हमें इन दोनों का ही तो रेशियो चाहिए, तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, राइट? R1 बाई R2 निकालना है तो हम R1 बाई R2 निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं इस कलर से लिखता हूँ, चलिए। तो R1 बाई R2 यहाँ पे क्या होगा? देखिए, आप इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो पहले मैंने लिखा R1 ρ1 L1 बाई पाई R1 स्क्वायर डिवाइड R2 विच इज ρ2 L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा ऑब्वियसली। ये हो गया ρ1 L1 बाई पाई R1 स्क्वायर इनटू पाई R2 स्क्वायर बाई ρ2 L2। देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। पाई ने पाई को मारा और किसी ने किसी को नहीं मारा, तो आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है R1 बाई R2 इज इक्वल टू, ρ1 को एक साथ लिख देते हैं, ρ1 एंड ρ2 को साथ में, L1 बाई L2 यहाँ पे आ गया देखिए, एंड इधर R2 बाई R1 का स्क्वायर, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, R2 बाई R1 इसका, राइट? अब क्या करना है? अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। ग्रीष्मा ने आंसर दिया है 49:10। अभी मैं यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करके जल्दी से आंसर मैं भी साथ साथ निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सही ही होगा। ρ1 बाई ρ2 की जगह हम रखेंगे 2/3, L1 बाई L2 की जगह रखेंगे हम 3/5, एंड R2 बाई R1 कितना है? देखिए, R1 बाई R2 इज 2/7, सो R2 बाई R1 इज 7/2, उसका स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा 49/4। इस 3 ने इस 3 को मारा, इस 2 2 is 4 and this is going to be 49/10। वेरी गुड ग्रीष्मा, हमारा भी आंसर 49/10 ही आया है। वेलकम वेलकम श्वेता भारती टू माय क्लास। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन?
जल्दी से बताएं। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? कोई डाउट है किसी को? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। ये क्वेश्चन है, ग्रीष्मा सॉल्व करने लग जाओ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, आर, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया। तो सबसे पहले तो मैं एक वायर बनाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक वायर है। ठीक है, इस वायर का लेंथ मान लेते हैं, अच्छा 4 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, तो या तो मैं इसका लेंथ 4L ले सकता हूँ, तो सारा इक्वल पार्ट्स मेरे LL हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, L ही लेता हूँ, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लेते हैं इसका लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस था मेरा कैपिटल R। चलिए, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में पहले काटा, तो चलो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में पहले काट के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, कटापिटी हो रही है इधर। सो 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली ये सब इक्वल लेंथ के हैं। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इक्वल लेंथ की, लेकिन आप मानेंगे कि इक्वल है। तो एक वायर की लेंथ कितनी हो गई, L/4, है ना। हर वायर की जो लेंथ है अब वो L/4 हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, हालांकि आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि सबका रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, लेकिन अभी उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ा है, वरना इसको हम दूसरे तरीके से भी करके दिखाएंगे, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया समझ। अब क्या कहा गया है कि इन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में काटने के बाद इन्हें क्या किया है, साइड बाय साइड रख के एक थिक वायर बना दी गई है। मतलब अगर मैं इन चारों वायर्स को कुछ इस तरीके से रख दूं, राइट, आप मान लो कि कुछ सपोज करते हैं इस तरीके से रख दिया, हालांकि ये 3D करके कुछ ऐसा हमने बंडल बना दिया, चारों को एक बंडल में रख दिया, जैसे होते हैं ना ये 2-3 पेन लेके आप इस तरीके से कर दो, तो उस तरीके से हमने इसको रखा है। अब बोला गया है कि इस बंडल का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ग्रीष्मा जल्दी से आंसर बताओ इसका, इस बंडल का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, यहाँ पे हर वायर की जो ये जो हमारे पास जो नया वायर बना है, इसकी लेंथ कितनी है, L/4, और अगर इसका एरिया A था, तो इस पूरे वायर जो अब हमारा जो बंडल है, इसका एरिया 4A हो गया है ना। ऑब्वियसली 4 टाइम्स ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि चारों को एक साथ बंडल कर दिया गया है। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश, है ना। सो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले मैं ऊपर वाले के लिए लिख देता हूँ, जो हमारा ओरिजिनल वायर था, उसके लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये हमारा इनिशियल वायर का रेजिस्टेंस है। आशुतोष, यस, हेलो, वेलकम टू माय क्लास। ठीक है, ये क्लियर है। अब इस वाले बंडल के लिए क्या होगा वो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। R/16 ग्रीष्मा बोल रही है, वेरी गुड। आप इसको सीरीज पैरेलल के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका में हम बाद में यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। सो जो R डैश होगा वो कितना होगा, रो तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, राइट। L कितना हो जाएगा, तो L/4 है यहाँ पे, L/4, एंड एरिया इज 4, इज सो सिंपल। ठीक है, तो ये आपका हो गया रो L/16A, एंड रो L/A हमारा है R, सो ये हो गया R/16। कोई बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, नो डाउट्स इन दैट। ओहो, ग्रीष्मा को लग रहा है ये कितना इजी सर ने दे दिया। चलो, अब पढ़ते हैं ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे लोग देख लें। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास वायर है जिसका लेंथ L था। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो था A। ओके, रेजिस्टिविटी थी इसकी रो, एंड जो इसका टोटल रेजिस्टेंस था वो था कैपिटल R। क्लियर है। इस वायर को क्या किया जा रहा है, इस बेचारे वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, राइट। तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या चीज कॉमन रहेगी, पहले तो आप कमेंट करके मुझे ये बताओ। उसका लेंथ बदल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, सेम क्या रहेगा। मान लेते हैं लेंथ जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो लेंथ हो गई L डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश हो गया है, रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा ना, रेजिस्टेंस हो गया मान लेते हैं R डैश। रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी ना, देखिए मटेरियल नहीं बदल रहा है, तो रेजिस्टिविटी हमने फिर से रो लिख दिया है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है, इतना जल्दी से बताइए। वॉल्यूम सेम रहेगा, राइट। लेंथ एंड एरिया बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। कैसे, आप इस तरीके से सोचिए कि सपोज आपने एक क्ले लिया, क्ले का टुकड़ा, राइट, एंड आप उसको इस तरीके से करने लगे, इस तरीके से उसको रोल करने लगे अपने हाथों के बीच में, तो क्या होगा, वो क्ले थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, राइट। तो सेम वही केस हो रहा है ना यहाँ पे। वॉल्यूम आप नया क्ले का ऐड नहीं कर रहे वहां पे, राइट। आप क्ले का नया वॉल्यूम तो ऐड कर नहीं रहे, इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। ये क्लियर हो गई सब बातें सबको, यहाँ पे भी वॉल्यूम रहने वाला है सेम। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AL इज इक्वल टू A डैश L डैश। ये एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए, हमें देखना है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका।
ठीक है, सो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर क्या होता है, रो एल बाई ए, राइट। अब हमें देखिए, हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल, तो यहां से ए को मैं वी बाई एल लिख सकता हूँ, वॉल्यूम बाई लेंथ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो चलिए लिख देता हूँ, रो एल एंड ए की जगह मैं लिख देता हूँ वी बाई एल, ये एल ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, राइट, तो रो तो नहीं बदलेगा उसका, ये रो तो नहीं बदलेगा क्योंकि रो तो रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, एंड अगर स्ट्रेच किया जा रहा है तो वी भी नहीं बदलेगा, राइट। इसका मतलब इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होगा लेंथ के साथ वो स्क्वायर रिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि रो एंड वी आर कांस्टेंट, रो और वी तो नहीं बदलेंगे, क्लियर है। तो अगर रो और वी नहीं बदलेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। या मैं इसमें फॉर्मूला के रूप में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ किस किस को, जल्दी से मुझे हाथ खड़ा करके कमेंट सेक्शन में बताएं, ये वाला सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि हमने वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया, कितने लेंथ हो गई उसकी, ओरिजिनल लेंथ अगर L1 है, फाइनल लेंथ L2 है, अगर हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पता लग जाए तो हम निकाल देंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है, क्लियर है कि नहीं। अब काफी इजी हो गया है, हमें बस लेंथ का चाहिए रिलेशन, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, ये देखो क्या क्वेश्चन है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको खींचा गया, खींचने से क्या हुआ, उसकी लेंथ डबल हो गई, हमें बताना है उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ कैसे आएगा इसका आंसर, सिंपल हो गया अब तो, बिल्कुल सारे लोग कर लोगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ग्रीष्मा आप इसका आंसर एक सेकंड में, हेलो। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ मान लेते हैं, ये इनिशियल वायर के लिए रेजिस्टेंस R है, इनिशियल लेंथ इसका मान लेते हैं L है, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस R डैश है मान लेते हैं, और लेंथ हो गई है आपकी 2L। तो अभी अभी जो हमने रिलेशन देखा उसी से हम आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। आप एक तो डायरेक्टली इस तरीके से भी बता सकते हैं, देखो यार कि लेंथ डबल हो गया, स्क्वायर रिलेशन है, तो अगर लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, एक तो ये सिंपल तरीका। नहीं तो अगर आपको ऐसे ज्यादा नहीं समझना है तो आप फॉर्मूला पुट कर लो, क्या था फॉर्मूला, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। R1 मान लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस रख दिया मैंने, R2 की जगह मैंने फाइनल रेजिस्टेंस रख दिया, L1 हमारा इनिशियल लेंथ हो जाएगा जो कि L है, एंड L2 फाइनल लेंथ हो जाएगा 2L, इसका स्क्वायर, L ने L को मारा, ये बन गया 1/4, यहाँ से आ गया R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ये समझ आया कि नहीं आया, सिंपल है कि नहीं है, बताओ जल्दी से कमेंट्स करके बताओ ये समझ आया या नहीं आया आप लोगों को। एंड जो भी लोग बाद में मेरा ये वीडियो देखेंगे और नया नहीं पहली बार देखेंगे, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, जिससे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँ और देखें कि आप लोगों का आंसर क्या आया, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। बस मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको ऐसे स्ट्रेच किया गया कि उसकी रेडियस हाफ हो गई, राइट। मतलब मान लेते हैं, अगर ये मैं डायग्राम बना देता हूँ कि मान लो ये वायर था आपका इनिशियली जिसका रेडियस कुछ स्मॉल r था, आपने स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करके ये लंबी हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना, और जो रेडियस है वो इसका हो गया है R/2, ये बोला गया है। तो आपको आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना है, अगर पुराना रेजिस्टेंस कैपिटल R था तो नया कितना होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपको तो बस एक ही रिलेशन पता है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, राइट। इस रिलेशन को आप कैसे यहाँ पे यूज करेंगे ये आपको खुद से सोचना है, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। तो आई होप मुझे कमेंट में सभी सही आंसर्स देंगे। आप सोचिए आपको इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैं पहले ही यहाँ पे आज की क्लास में ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्या चीज आपको यूज करनी है, ठीक है। सो आप सोचिए और आंसर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए, जिससे मैं वेरीफाई करके खुद से वहां पे आपका कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास एंड करता हूं और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे,
जिसमें होमवर्क करके रखना और आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, पैरेलल एंड नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। सीरीज पैरेलल पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो पढ़ तो लेते हैं सीरीज पैरेलल, डेफिनेशन से रट लेते हैं कि सीधे कनेक्टेड हो सब तो सीरीज, करंट डिवाइड हो रहा हो तो पैरेलल, ऐसा नहीं होता है। राइट, ये समझने के लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास में आइए और बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। ये नहीं समझ आया तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, हमेशा आगे तक कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। निराशा है तुमसे ना डरूंगा, मायूसी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, बेबसी तुमसे ना डरूंगा, बेचैनी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।